नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है निकम्मा ससुराल। साक्षी और सुनील की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे साक्षी को कुछ अजीब लगने लगा। सुनील हर सुबह ऑफिस जाने के बजाय बहाने बनाने लगा। कभी तबीयत खराब तो कभी बॉस से झगड़ा। साक्षी ने कई बार प्यार से समझाया, सुनील काम करना जरूरी है, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। मगर सुनील हर बार बात को टाल देता। फिर एक शाम जब दोनों छत पर बैठे थे, सुनील ने अचानक साक्षी का हाथ थाम लिया। आवाज में झिझक थी, पर आंखों में कुछ कह देने का साहस। साक्षी, एक बात बहुत पहले बतानी थी, लेकिन शादी की भागदौड़ में हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। साक्षी ने उसकी ओर चौंकते हुए देखा। क्या बात है सुनील? सुनील ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी नौकरी चली गई है। साक्षी सन्न रह गई। क्या? लेकिन कब और कैसे? सुनील ने नजरें नीची कर ली। शादी के दिनों में मैं ऑफिस की जिम्मेदारियों से ध्यान नहीं दे पाया। लापरवाही बढ़ती गई और आखिरकार कंपनी ने मुझे निकाल दिया। साक्षी कुछ पल के लिए शांत रही, फिर बोली, अगर और भी कुछ छिपा रखा है तो अब बता दो सुनील। सुनील धीमे स्वर में बोला, एक कार बुक करवाई थी ईएमआई पर। सोचा था शादी के बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर जाया करेंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन अब तो जैसे हर सपना धुंधला हो गया है। कर्ज भी है, नौकरी भी नहीं, और अब समझ नहीं आता यह सब कैसे संभालूं। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। साक्षी कुछ पल चुप रही, फिर प्यार से बोली, चिंता मत करो। जब 7 फेरे लिए थे तब अच्छा बुरा सब साथ निभाने का वादा किया था। किस्तें मैं भर दूंगी, मगर तुम दोबारा कोशिश करना, कभी हार मत मानना। ऐसे बैठे बैठे तो जॉब नहीं मिलेगी। जब यह बात सुनील की माँ ललिता देवी को पता चली तो उन्होंने जैसे पूरे घर में कोहराम मचा दिया। हाय दैया, अब इस घर का गुजारा कैसे होगा? इतनी बड़ी आफत आ गई और तूने हमें भनक तक लगने नहीं दी। ललिता देवी फूट फूट कर रो रही थी। तभी साक्षी ने धीरे से उनके आंसू पोंछते हुए स्नेह से कहा, माँ जी कृपया घबराइए मत। ललिता देवी सिसकती हुई बोली, कैसे न घबराओ बहू, घर का खर्च, दवा पानी, बिजली, राशन, ये सब कैसे चलेगा? साक्षी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, माँ जी मैं इस घर की बहू ही नहीं, जिम्मेदार सदस्य भी हूँ। मैं तो नौकरी करती हूँ और कमाती भी हूँ। सुनील की नौकरी गई है, लेकिन उसे जल्द ही नई राह मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहे, हम दोनों मिलकर इस मुश्किल घड़ी को पार कर लेंगे। साक्षी ने हमेशा इस घर को अपना समझा। सुबह से रात तक घर, ऑफिस, किचन, रिश्ते नाते सब अच्छे से संभाले ताकि उसका परिवार खुश रहे। साक्षी थी भोली भाली। ललिता जी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। बहू, ओ बहू, वो बर्तन वाली को पैसे देने हैं, मेरे पास खुले नहीं हैं, जरा दे देना। बहू, मेरी एक पुरानी सहेली की बेटी की शादी है, 5,000 देने हैं, तू ही दे दे। साक्षी हमेशा मुस्कुराते हुए, जी माँ जी, आप कहें और मैं मना करूं? ऐसा हो सकता है क्या? हर बार कुछ नया बहाना, कभी राशन, कभी बिजली का बिल, कभी मंदिर में चढ़ावा। कभी कभी ललिता जी बहू से पैसे लेकर आस पड़ोस और रिश्तेदारों के संग 15 दिनों के सैर सपाटे पर निकल जाती। साक्षी के मन में हर पल एक डर गहराता जाता। सुनील को अभी तक नौकरी नहीं मिली और सासू माँ की फिजूल खर्ची दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर इस तरह बेमतलब खर्च होते रहें तो घर चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। यह सोच सोच कर साक्षी की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन ललिता जी पर इन बातों का कोई असर नहीं था। उन्हें न साक्षी की चिंता दिखती थी, न घर की जिम्मेदारियां। उनकी शौकीनी हर दिन एक नई ऊंचाई छू रही थी। और सुनील, वो तो बस माँ की हाँ में हाँ मिलाता रहा। हर बार वही तर्क, मम्मी अब इस उम्र में अपनी जिंदगी नहीं जिएंगी तो कब जिएंगी? उन्होंने अपनी जवानी हमारी परवरिश में निकाल दी। अब उनके भी कुछ अरमान हैं, उन्हें
जी लेने दो अपनी जिंदगी साक्षी, माँ को 10,000 रुपये दे दो ना। एक दिन ललिता जी की नज़र साक्षी की एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी पर पड़ी तो वह बिना पूछे ही उसकी अलमारी से निकाल कर साड़ी पहन लेती हैं। अरे बहू, ये तो बहुत सुंदर है, मुझ पर लग रही है ना। मुझे मेरी सहेली की किटी पार्टी में जाना है, तू तो ऑफिस जाती है, तुझे क्या जरूरत। साक्षी सकुचाते हुए बोली, वो ये मेरी माँ ने दी थी शादी में। ललिता जी बोली, तो क्या, माँ का दिया अब काम भी ना आए। बहू बनकर क्या तुझे घर की इज्जत नहीं रखनी चाहिए। सुनील टीवी पर क्रिकेट का मजा लेते हुए बोला, दे दो ना साक्षी, माँ को मना करना अच्छा नहीं लगता। तेरे ही पैसों की तो बचत कर रही है माँ। अगर बाहर जाकर बाजार से नई साड़ी खरीदेगी तो फिर खर्च का बोझ भी तो तेरे ही सिर पर आएगा। वैसे भी अलमारी में पड़ी पड़ी साड़ी बेकार हो जाएगी, सड़ जाएगी। हम भला कहाँ घूमने जाते हैं जो नई नई साड़ियाँ पहनोगी तुम। और हाँ सुनो, तुम ऑफिस जाते जाते मुझे 5,000 रुपये देती जाना। सुबह नाश्ता करके कुछ जगह इंटरव्यू देने जाना है। भोली भाली साक्षी ने बिना कुछ कहे साड़ी निकाल कर थमा दी, लेकिन उसका मन भीतर से बेचैन उठा। थोड़ी देर बाद वह धीमे स्वर में बोली, सुनील, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो रास्ते में मेरा ऑफिस भी पड़ता है। अगर कोई दिक्कत न हो तो मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। ठीक है, तुम समय पर तैयार हो जाना। जब साक्षी ऑफिस पहुंची तो उसकी सहेली निधि ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है साक्षी, आजकल तू हमेशा थकी थकी और बुझी बुझी सी दिखती है। शादी से पहले तो कितनी चहकती रहती थी, सवर सवर कर ऑफिस आती थी। सब कुछ ठीक है ना घर पर, तेरा ख्याल रखा जाता है ना। साक्षी के होठों पर हल्की मुस्कान आई, मगर आंखों में नमी तैर गई। वो बोली, अब तुझसे क्या छुपाऊं निधि, तू तो मेरी सबसे करीबी दोस्त है। सुनील की नौकरी छूट गई है और आजकल के हालात में नई नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आज बड़ी मुश्किल से एक इंटरव्यू के लिए गया है, उम्मीद है कुछ बात बन जाए। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। सिर्फ यही नहीं, मायके की आर्थिक ज़रूरतें भी अब मैं ही पूरी करती हूँ। भाई की जॉब नई नई है, ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती कि सब कुछ उठा सके, और माँ को तो हमेशा कोई न कोई बीमारी घेरे रहती है। तू जानती ही है। निधि कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, लेकिन एक बात है जो मुझे खटकती है साक्षी। सुनील पढ़ा लिखा काबिल लड़का है, फिर 6 महीने से बेरोजगार क्यों बैठा है। तुझे नहीं लगता कुछ और बात है। थोड़ा नज़र रख, तू बहुत भोली है। साक्षी ने फौरन खुद को संभाला और बोली, नहीं निधि, सुनील ऐसा नहीं है। वो बैठकर मेरी कमाई पर ऐश करने वाला इंसान नहीं। बस वक्त थोड़ा खराब चल रहा है, अब जमाना बदल गया है। और तू भी बस बेवजह शक मत कर। निधि सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन मेरी भोली भाली सहेली थोड़ा होश में रहना सीख ले। शाम को जब साक्षी ऑफिस से थकी हारी घर पहुंची, उसी पल सुनील भी घर में दाखिल हुआ, सिर झुका हुआ, चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। ललिता जी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ बेटा, इंटरव्यू कैसा रहा, कोई जॉब मिला या फिर वही बात। नहीं मम्मी, लगता है मेरे नसीब में तो ठोकरें ही खानी लिखी है। सुनील ने निराश स्वर में कहा, ऐसी निराशा की बातें मत कर बेटा, शुभ शुभ बोल। ललिता जी ने तुरंत टोका, फिर से कोशिश कर, चल जा जल्दी से फ्रेश हुआ। बहू तेरे लिए आज तेरी पसंद का पालक पनीर और लच्छा पराठा बनाने जा रही है। मैंने बाजार से सारी सब्जियां और पनीर मंगवा लिया है। साक्षी, तू भी हाथ मुंह धो ले और जल्दी से सुनील के लिए खाना बना दे, बेचारा बहुत थक गया है। जी मम्मी जी, कहते हुए साक्षी रसोई में चली गई। हालांकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं था। वो भी तो दफ्तर से थकी हुई लौटी थी, काम करके, ना कि आराम करके। मगर सास को ये कभी नजर नहीं आता।
साक्षी खाना बना रही थी, तभी ललिता जी धीरे से उसके पास आईं और बोली, बहू सुनो, मैंने काम वाली को हटा दिया। अब कल से घर की साफ सफाई पोछा वगैरह तुम ही करोगी, इसलिए सुबह 6 की बजाय 5 बजे उठ जाना। पूरा घर साफ करना, नाश्ता तैयार करना और फिर आप ऑफिस जाना। माँ जी, लेकिन काम वाली को क्यों छुट्टी दे दी आपने? अरे बहू, मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी ना हूँ। जब से तुमने घर का सारा खर्च उठाना शुरू किया है, तो मैं अपनी बहू पर इतना बोझ कैसे डाल सकती हूँ? अब हर महीने 5,000 रुपये काम वाली को देने की क्या जरूरत है? वो पैसे तुम मुझे दे दिया कर। मैं अपनी बेटी को तीज त्योहार पर शगुन भेजती रहती हूँ। अब देख बहू, मैं तेरा खर्चा नहीं बढ़ा रही, समझदारी से घर चला रही हूँ। साक्षी समझ चुकी थी, बातें बनाना और मासूमियत के नाम पर चालाकी करना कोई ललिता जी से सीखे। काम वाली को हटा दिया और पैसे खुद रखने का रास्ता भी बना लिया। जैसे बहू नहीं, चलती फिरती एटीएम मशीन घर में रख ली हो। कुछ और महीने बीत गए, पर सुनील की बेरोजगारी बनी रही। हर बार साक्षी से पैसे लेकर इंटरव्यू देने निकलता, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आता। साक्षी का मन अब बेचैन होने लगा था। क्या सच में किस्मत साथ नहीं दे रही थी, या कुछ और छुपा हुआ था? बहू सुन ना, एक काम कर, अपना एटीएम कार्ड मुझे दे दे, ललिता जी ने आराम से कहा। हर बार तुझसे पैसे मांगने में शर्म आती है, क्या बार बार हाथ फैलाना अच्छा लगता है मुझे? सुनील, जो खाने में व्यस्त था, बीच में बोल पड़ा, हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही है साक्षी। अब मन मारना छोड़ो, कार्ड दे दो, मैं भी पैसे उसी से ले लिया करूँगा। उधर ललिता जी ने साक्षी को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लिया था। उन्हें लग रहा था जैसे बहू ने किसी बीमा पॉलिसी में निवेश कर दिया हो, जो हर महीने बिना ब्याज के लौटाती है। वो धीरे धीरे उसके बैंक खाते को खाली कर रही थी, जैसे कोई दीमक लकड़ी को अंदर से चुपचाप खोखला कर देती है। एक दो बार साक्षी ने झिझकते हुए अपना एटीएम कार्ड वापस मांगने की कोशिश की, पर ललिता जी हर बार चतुराई से बात टाल देती। अरे बहू, मैं क्या तेरा कार्ड खा जाऊंगी? नहीं मम्मी जी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो फिर सवाल क्यों उठा रही हो? आजकल बहुत हिसाब लेने लगी हो बहू। कुछ दिन बाद ललिता जी बोली, बहू मेरी बेटी राधिका का फ़ोन आया था। उसकी सास बाहर गई हैं और वह डिलीवरी की तारीख उसकी नज़दीक है। वो यहाँ आना चाहती है। वैसे भी हमारे खानदान में बेटियाँ मायके ही संतान जनती हैं। साक्षी चिंतित स्वर में बोली, पर माँ जी, अभी तो सुनील की नौकरी भी नहीं लगी है। घर का खर्च पहले से ही मेरे कंधों पर है, और आपने नौकरानी को भी हटा दिया। ऐसे में एक और सदस्य का आना, और फिर दीदी की देखभाल, दवाइयाँ, खान पान, सबकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ललिता जी तीखे स्वर में बोली, बहू राधिका तेरी ननंद है, बहन समान है। ऐसे वक्त में मैं उसे कैसे मना कर दूं? और मेरी बेटी कोई बहुत खर्च करने वाली नहीं है। तेरे 2-4 काम में हाथ बटा दिया करेगी। ठूस ठूस कर खाने की उसे आदत नहीं है। मैंने उसे यहीं बुला लिया है। उसका इलाज, आराम और पूरा ध्यान अब तेरी जिम्मेदारी है। साक्षी स्तब्ध रह गई। पर माँ जी, दीदी के ससुराल में तो 2-2 जेठानियाँ हैं, वो देखभाल कर सकती हैं, और मैं खुद ऑफिस जाती हूँ, थक कर आती हूँ। आपके घुटने में दर्द है, आप भी सीमित हैं। ऐसे में ये सब कैसे संभव होगा? ललिता जी भड़क उठी। तो इस घर की बहू है, तो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। साक्षी की आवाज़ शांत मगर दृढ़ थी, माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, बैंक नहीं। सुनील मोबाइल में गेम खेलने में मग्न था। वह बीच में टपक पड़ा, क्यों हर बात में पैसे गिनाती हो? राधिका मेरी बहन है, थोड़ा साथ दे दो, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? साक्षी की आंखों में आंसू छलक आए। वो टूटी हुई आवाज में बोली, पर अस्पताल का खर्च, दवाइयाँ, देखभाल, ये सब जिम्मेदारी जीजा जी की है। तुम सब कुछ मेरी ही झोली में क्यों डाल रहे हो?
तेरी सैलरी से सब हो जाएगा, आखिर कमाने वाली तो तू ही है इस घर में। सुनील झल्लाकर बोला। साक्षी ने धैर्यता से प्रश्न किया, राधिका के पति और ससुराल वाले क्या कर रहे हैं? ललिता जी ने कटाक्ष करते हुए कहा, हम उनसे कोई मतलब नहीं रखते। बेटी मायके में रहेगी तो उसका भार भी हम ही उठाएंगे, पर तू तो भाभी बनकर कोई जिम्मेदारी निभाना ही नहीं चाहती। हर वक्त पैसों का हिसाब किताब करती रहती हो। इस बार ललिता जी कुछ ज़्यादा ही बोल पड़ी। सच कह रही हूँ बहू, तुम्हारे आने से पहले हमारा घर बहुत सुखी था। तुम्हारे कदम पड़ते ही लक्ष्मी ने इस घर से रुखसत ले लिया, कभी बरकत ही नहीं रही। और देखो, आज तक मेरे बेटे को नौकरी भी नहीं मिल रही है। तेरे कदम अशुभ हैं। इस घर के लिए इतना इतना कहकर ललिता जी गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और साक्षी एकदम से टूट गई। वो बहू जो हर दिन अपने ऑफिस की थकान के बावजूद घर चलाती थी, घर की जिम्मेदारी उठाती थी, हर रिश्ते को सम्मान देती थी, आज उसे मनहूस और अशुभ कहकर उसके अस्तित्व को कुचल दिया गया। दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे राधिका अपने मायके पहुंच गई। उसे देखते ही ललिता जी बोली, हाय मेरी फूल सी बच्ची, तुझे तो ससुराल वालों ने निचोड़ कर रख दिया। राधिका आंखों में पानी भरकर बोली, माँ वहाँ कौन पूछता है। जिठानियाँ तो ऐसे हुक्म चलाती थीं जैसे मैं उनके बाप की जागीर हूँ। यही सोचकर 8वां महीना लगते ही सामान बांधा और यहाँ चली आई। ललिता जी झट से बोली, सही क्या बेटी, सास नंदे तो ससुराल में बस तमीज की क्लास लगवाती हैं, आराम से तो बस मायके में ही मिला करता है। अच्छा भाभी कहाँ है माँ? राधिका ने पूछा। तो ललिता जी ने कहा, ऑफिस गई है। माँ भाभी से फ़ोन करके बोल देना आते वक्त फल, ड्राई फ्रूट्स और जूस लेते हुए आए। तभी ललिता जी ठहाका मार के बोली, उसकी ज़रूरत ही क्या है, उसका एटीएम कार्ड तो अब मेरी जेब में रहता है। अब उसका पैसा कहाँ खर्च करना है ये बहू नहीं, मैं ही तय करती हूँ। मैं सुनील से कहकर मंगवा लेती हूँ नारियल पानी, केसर, बादाम, फल और मेवे, सब खिला खिला कर तुझे और तेरे होने वाले राजकुमार को गोल मटोल बना दूंगी मैं। और सुन साक्षी, कोई भी काम कहेगी भाभी तो तू बहाने मार देना। हाँ माँ, मैं बहाने बनाने में एक्सपर्ट हूँ। अब तो साक्षी को ननंद की सेवा भी करनी पड़ती। उसके पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे थे। सासू माँ कोई खर्चे पर कंट्रोल न करती। यह सब देखकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। फिर एक शाम जब वो ऑफिस से थकी हारी लौटी तो रात को खाने के टेबल पर बैठते ही राधिका चीखने लगी, यह क्या भाभी, आज खाने में सिर्फ दाल चावल उबाल कर रख दिया, सब्जी क्यों नहीं बनाई? तुम तो जानती हो मुझे इस समय ऐसी हालत में भरपूर खाना खाना चाहिए। अगर हरी हरी ताज़ी सब्जियां नहीं खाऊंगी तो बच्चा मेरा कमज़ोर हो जाएगा। इतना बेस्वाद बोरिंग खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। राधिका चिल्लाकर बोली, जी दीदी, आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो गई। ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी। मैंने मम्मी जी से कहा भी था कि वह सब्जी काट कर रख दे। सब्जी काट कर रखी होती तो मैं बनाने में समय नहीं लगता मुझे, मगर मम्मी जी ने सब्जी भी नहीं काटी। साक्षी की बात सुनकर ललिता जी बोली, अच्छा तो अब मैं भजन कीर्तन भी ना करूं। अगर सब्जी काटना, आटा गूंथना ही करना था तो मैं तुम्हें क्यों लाई थी इस घर में? साक्षी बोली, मम्मी जी, राधिका दीदी घर में थी ना, आप दीदी से भी तो कह सकती थी कि सब्जी काटने के लिए। राधिका बोली, तुम सास बहू अपनी बातों में मुझे बीच में मत घसीटो। मैं मायके आराम करने आई हूँ, न कि रोटियां बनाने। राधिका फूट फूट कर रोते हुए बोली, समझ नहीं आता अपना ख्याल रखूं या अपने बच्चे का, या फिर दिन भर किचन में खटती रहूं। ललिता जी का दिल कांप उठा। हाय मेरी लाडो को तो रुला दिया। इतना सुनते ही सुनील गुस्से से भरा कमरे से बाहर आया और आवाज़ ऊंची करते हुए बोला,
तू मेरी बहन से बहस कर रही है। एक तो तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाती, ऊपर से बोलने लगी हो। अगर खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी तो बाहर से कुछ मंगा लेती। जब कमाती हो तो क्या सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए? क्या उस कमाई से हमें उबला बेस्वाद खाना ही नसीब होगा? इतना सुनते ही साक्षी की आंखें नमी से भीग गई। वह इन खर्चों से तंग आ गई थी। तभी साक्षी के मायके से उसके भाई का फोन आया। अपने आंसुओं को छिपाते हुए वह बड़ी गंभीर होकर बातें करने लगी। न जाने क्या बात हो रही थी। कुछ ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन ललिता जी ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, 10 दिन बाद राधिका की गोद भराई है। पूरे समाज में इज्जत का सवाल है, जोरदार इंतजाम होना चाहिए। सुनील भी बोला, हाँ साक्षी, तुम्हारी सैलरी तो बढ़ गई है ना, तुम ही देख लो सब कुछ। मैं कमाते ही तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। क्या करना होगा माँ जी? ज़्यादा कुछ नहीं बहू, बस राधिका को सोने का चैन, दामाद जी को अंगूठी, सास ससुर के लिए चांदी के सिक्के और 5-5 हजार रुपए, और जेठानियाँ और बाकी औरतों के लिए साड़ियाँ लगेगा। कुल मिलाकर 2-3 लाख का खर्च हो जाएगा। साक्षी बड़े ध्यान से सुन रही थी और आश्चर्यचकित रह गई। इतना सारा कुछ माँ जी? ठीक है, तो सास ससुर को चांदी के सिक्के नहीं देते हैं? अब हो जाएगा ना बहू? नहीं माँ जी, इस बार मैं इतना खर्च नहीं कर पाऊंगी। पर क्यों? मैं यह सब खर्च अपने शौक के लिए नहीं मांग रही हूँ। सोच, मेरी बेटी की गोद भराई है। ससुराल वाले आएंगे, जब 4 रिश्तेदारों के सामने उनको शगुन नहीं देंगे तो मेरी बेटी को कितना जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। लोग तो यही कहेंगे, भाई बेरोजगार है पर भाभी अच्छा खासा कमाती है, फिर भी उसने पल्ले झाड़ लिए। साक्षी ने शांति से कहा, माँ जी, इस बार मैं थोड़ा कम सहयोग कर पाऊंगी। ललिता जी ने भौवे चढ़ाकर कहा, मतलब? बहू होकर अपनी ननद की खुशियों में रोड़े अटकाएगी? सुनील भी झुंझलाकर बोला, क्या हो गया तुम्हें साक्षी? हर बात पर बहाने। अब की बार कोई बहाना नहीं चलेगा। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। माँ की तबीयत बहुत खराब है, हार्ट प्रॉब्लम निकली है। डॉक्टर ने तुरंत इलाज के लिए पैसे मांगे हैं। मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? सुनील गुस्से से बोला, हर बार तुम्हारा मायका ही क्यों? तुम्हारी माँ का इलाज तो उनके घर वाले करे। हाँ, मेरा भाई इलाज में पैसे लगा रहा है, पर उसे 3-4 लाख रुपए की ज़रूरत है। साक्षी ने कहा, यहाँ गोद भराई है, पूरे रिश्तेदार आने वाले हैं। ज़रा सोचो, हमारी इज्जत का सवाल है। साक्षी बोली, मेरी माँ ने मुझे पाला पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों का भी सहारा बन सकूं। अब जब वो बिस्तर पर हैं तो मैं कैसे उन्हें नज़रअंदाज कर दूं? सास झल्ला कर बोली, अगर मायका इतना ही प्यारा है तो जा, वहीं चली जा, यहाँ क्यों रह रही है? पर याद रख बहू, सास का स्वर अब श्राप देने जैसा हो चला था। अगर मेरी बेटी की गोद भराई की रस्म नहीं हुई ना, तो मेरी बद्दुआ तुझे चैन से जीने नहीं देगी। तू जब से इस घर में आई है तब से मेरा बेटा नौकरी के लिए भटक रहा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तेरे कदम इस घर में क्या पड़े, सुख शांति पर जैसे ग्रहण लग गया। लगता है तू किसी बुरे मुहूर्त में ही ब्याह कर आई है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ तू ही है। साक्षी ने आंखों में आए आंसुओं को हिम्मत से पूछा। कुछ कहे बिना चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गई। ऑटो में बैठी तो जैसे उसका दर्द उसके भीतर सैलाब बन गया। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, कानों में कोई आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। दुनिया जैसे धुंधली हो गई। उधर सुनील ने माँ से नाराज़गी से कहा, माँ, आज आपने हद ही पार कर दी। क्या ज़रूरत थी उसे इतनी कड़वी बातें सुनाने की? अगर सच में चली गई तो? सरिता जी ने दो टुक लहजे में कहा, बेटा, हम दोनों ने पहले ही तय किया था कि तेरी बीवी की सैलरी से घर का खर्च चलेगा। वो कमाएगी और तू सुकून से बैठकर खाएगा। तू खुद देख, 1 साल से न काम किया न कोई जिम्मेदारी निभाई।
नौकरी की तलाश का बहाना बनाकर उसके पैसों से अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता रहा। और आज जब मेरी बेटी की ज़िंदगी का सबसे अहम पल है, उसके पहले बच्चे की गोद भराई, उसमें भी तू चुपचाप बैठा रहा। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी ये सब, कि मेरी बेटी के सिर से माँ बनने की खुशी भी छिन जाए। तभी साक्षी अचानक दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसे देखकर सुनील और ललिता जी के चेहरों का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। दोनों की सांसें अटक गई। मन में एक ही डर कौंधा, कहीं उसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। सुनील ने जबरन सामान्य होने की कोशिश की और बोला, क्या बात है, तू ऑफिस गई थी, अब क्यों लौट आई? साक्षी ने बेहद शांत पर ठंडी आवाज में कहा, वो मैं अपना मोबाइल यहीं भूल गई थी, बस वही लेने आई थी। उसने मोबाइल उठाया, कमरे में एक नज़र डाली, ऐसी नज़र जो भीतर तक चीर जाए, और फिर बिना कुछ कहे पलटी और ऑटो में बैठकर वापस चली गई। उसके जाते ही जैसे दोनों की सांस वापस आई हो। ललिता जी ने माथे से पसीना पोंछा। भगवान का लाख लाख शुक्र है बच गए, वरना सारी पोल खुल जाती। सुनील ने भी राहत की सांस ली। हाँ माँ, अगर उसे ये पता चल जाता कि हमने शादी ही इसीलिए की थी ताकि उसके पैसों पर ऐश कर सके, तो क्या होता? अब तक तो भूचाल आ जाता। किसी को क्या पता था कि ये शादी एक प्यार का बंधन नहीं, बल्कि एक सोच समझकर रची गई योजना थी। शादी से पहले सुनील ने सिर्फ 6-7 महीने नौकरी की थी और फिर जानबूझकर शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। वजह थी, अब जब बीबी अच्छा खासा कमाती है तो मर्द क्यों पसीना बहाए। वो तो अपनी ज़िंदगी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरह जीना चाहता था, बिना मेहनत, सिर्फ दूसरों के सिस्टम पर लॉगिन करके। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि साक्षी के कदम भले लौट गए हों, उसकी आत्मा अब सवालों की आग में तप रही थी। और जब कोई औरत अपने आंसू पोंछ कर खामोश हो जाए तो समझ लो तूफान बस आने ही वाला है। ऑटो की पिछली सीट पर बैठी साक्षी की आंखें बाहर की ओर थी, लेकिन उसके भीतर एक एक शब्द गूंज रहा था, तेरी कमाई से घर चलेगा, तेरे कदम से ही घर में दुर्भाग आया। हाँ, साक्षी ने सब कुछ सुन लिया था और अब वह कुछ भी अनसुना नहीं करना चाहती थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, मैंने जिस घर को अपना समझा, उन्होंने तो मुझे सौदे की तरह इस्तेमाल किया, बहू नहीं, बस एक वॉलेट समझा। साक्षी ने ठान लिया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। जो रिश्ता भरोसे से नहीं स्वार्थ से बना हो, उसे मैं अब नहीं निभाऊंगी। मायके पहुंचते ही उसने अपने माँ का ऑपरेशन करवाया, जो कि सफल रहा। फिर कुछ दिन बाद वकील को फ़ोन किया और सुनील के नाम तलाक का नोटिस भिजवा दिया। दूसरी ओर जैसे ही वो नोटिस सुनील और ललिता जी के हाथ में पहुंचा, घर की दीवारें कांप गईं और साथ में मेंटल टॉर्चर और डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत भी दर्ज कराई। साक्षी ने सास चिल्लाई, हमें जेल नहीं जाना सुनील। राधिका धीमी आवाज में कहा, भाभी ने तो सच में कहर बरपा दिया। सबको जेल जाना पड़ेगा, चक्की पीसनी पड़ेगी अगर भाभी ने केस वापस न लिया। माँ, मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ, मुझे जेल खाने में अपना बच्चा पैदा नहीं करना है। मेरी जिठानियाँ मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। सुनील को तो जैसे किसी ने सिर पर हथौड़ा मारा हो। ललिता जी भी हक्का बक्का रह गई। ये क्या कर डाला इस लड़की ने। कुछ दिन तो पुरानी बचे राशन पानी और बची कुची रकम से काम चलता रहा, पर एक एक कर के घर की नींव हिलने लगी, खाने के लाले पड़ गए। अब सुनील की आंखें खुली, उसने बैंक कार्ड निकाले, लेकिन सब ब्लॉक थे। साक्षी ने बैंक जाकर सारे अकाउंट फ्रीज करवा दिए थे। अब न एटीएम चल रहा था, न यूपीआई। वो भटकने लगा नौकरी के लिए। फिर 1-2 महीने के प्रयास के बाद सुनील को एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी जॉब मिल गई। फिर वह
एक दिन हिम्मत करके साक्षी को वापस लाने मायके जा पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा वो बोला, साक्षी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब समझ आया किसी भी मर्द को खुद की पहचान बनानी चाहिए, किसी और की कमाई पर नहीं जीना चाहिए। केस वापस ले लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। साक्षी चुप रही। तभी उसने तंज कसते हुए कहा, पर अपनी माँ से पूछ लो, कहीं मेरे कदम फिर से तुम्हारी नौकरी न खा जाए। ललिता जी भी दरवाजे के पास खड़ी थी। उनका सिर झुका हुआ था, आंखों में पछतावे का सागर था। बहू, तू सही थी, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। अब ससुराल लौट चलो, मेरा बेटा कमाएगा और तू बैठकर खाएगी, यह मेरा तुझसे वादा है। साक्षी तो ससुराल चली गई, पर उसने अपना जॉब नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगर बहू को इंसान नहीं समझा गया तो वह एक तूफान बनकर सब कुछ बहा ले जाएगी। आपको हमारी आज की कहानी कैसे लगी, कमेंट करके